कविता और राधा दोनों सहेलियां थीं और उन दोनों की माँ भी बहुत पक्की सहेलियां थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों उदास बैठी थी, तभी वहाँ वो दोनों सहेलियां आती हैं। माँ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? हाँ आंटी, मैं भी कुछ दिनों से माँ और आपको बहुत परेशान देख रही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी जुबान खींच लूंगी। नहीं मेरी बच्चियों, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या बात है माँ, बताओ ना हमें। अब जिस घर में 2 जवान बेटियां हैं, उस माँ को चिंता तो सताएगी ना बेटा। आंटी आप चिंता क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए अब ज्यादा परेशान मत हो। हाँ माँ, और आप देखना हम दोनों की शादी किसी अमीर और बड़े घर में ही होगी, और आप देखना घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। बस बस, सपनों की दुनिया से बाहर आ जा, क्योंकि इस सपनों की दुनिया ना सिर्फ सपनों में ही अच्छी लगती है। राधा की बात सुनकर कविता हंसने लगती है, पर यहाँ शायद राधा की जुबान पर सरस्वती विराजमान थी। तभी तो अगले ही दिन उन दोनों के लिए 2 अलग अलग घर के रिश्ते आते हैं, और इस तरह राधा का रिश्ता किशन नाम के एक गरीब लड़के से हो जाता है, जो कि एक किसान था। तो वहीं कविता की शादी विवेक नाम के एक बिजनेसमैन से पक्की हो जाती है। शांति और सविता दोनों ही अपनी बेटियों के लिए खुश थी, लेकिन फिर भी सविता अपनी बेटी राधा के पास जाती है और राधा, मुझे माफ करना, मैंने तेरा रिश्ता एक ऐसे घर में पक्का करवा दिया जिस घर में शायद तुम एडजस्ट ना कर पाओ। पर मैं क्या करती मेरी बच्ची, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तेरे लिए दहेज गिन पाऊं। कोई बात नहीं माँ, आपने जो भी फैसला लिया है मेरी जिंदगी के लिए वो कुछ सोच समझ कर ही लिया है, इसलिए मैं आपके फैसले पर कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। और अगले 1 महीने के बाद दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है और सविता और शांति की दोनों ही बेटियां विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। राधा बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर इस घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करो। सास की बात सुनकर अब राधा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, और जैसे ही अंदर जाती है ये सब देख राधा बहुत खुश होती है। जहाँ एक तरफ राधा का गृह प्रवेश इतने शानदार तरीके से होता है, तो वहीं दूसरी तरफ कविता, जो एक बड़े और बिजनेसमैन के घर में गई थी, उसका गृह प्रवेश बहुत ही साधारण तरीके से होता है। बहू, जल्दी से कलश गिराओ और अपने कमरे में जाओ। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। सास की बात सुनकर कविता को बड़ा ही अजीब लगता है, और वो देखती है कि उसके घर में हर कोई अपने फोन में व्यस्त है। जिसके बाद कविता अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। समय यूं ही गुजरता है, और गुजरते समय के साथ कविता भी अब अपने ससुराल में ढल जाती है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाते हैं, और 1 साल बाद दोनों ही सहेलियां अपनी माँ से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ सविता और शांति घर के बाहर ही बैठी थी, और वो देखती हैं कि कविता ने हाथ में सोने के कंगन, शरीर पर महंगी साड़ी और भी तरह तरह के गहने पहने हुए हैं। तो वही राधा बहुत ही सिंपल और सूती साड़ी में थी। माँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी कैसी हो आप? जब से ससुराल गई हो तब से ससुराल वालों ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दे दी कि यहाँ आने का समय नहीं मिला। कभी इनका बिजनेस संभालो तो कभी घर। वैसे राधा, तुम शादी के बाद बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भी कम सुंदर नहीं लग रही। सहेली की बात सुनकर कविता मुस्कुराती है। अब दोनों ही सहेलियां अपने घर के अंदर जाती हैं, और थोड़ी देर बाद कविता अपनी सहेली के घर जाती है, और वहाँ वो तीनों बैठकर खूब सारी बातें करती हैं। लेकिन बातों ही बातों में कविता ने राधा से सवाल किया, राधा, अगर बुरा न माने तो एक सवाल करूँ तुझसे? कविता की बात सुनकर राधा ने अपना सिर हिलाया। राधा, तेरी साड़ी बहुत ही सिंपल और सूती है, तेरे घर वाले तुझे ठीक से नहीं रखते क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बता, मैं तेरी हर खुशी पूरी करूंगी जो तेरे ससुराल वाले नहीं कर रहे। कविता की बात सुनकर राधा मुस्कुराई और उसने बड़ी ही नरमी के साथ जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि मेरे कपड़े बहुत सादे हैं, लेकिन मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। मुझे जो चीज वहाँ मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिली। राधा की बात सुनकर कविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और कुछ ही देर बाद उसने एक और सवाल किया, सच कहूँ राधा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुझे तेरे ससुराल में ऐसा क्या मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता? अगर तू बुरा न माने तो क्या मैं तेरे साथ तेरे घर आ सकती हूँ? राधा ने अपना जवाब सर को हाँ में हिला कर दिया। इस तरह अब दोनों सहेलियां 2 दिन अपने मायके रहती, और तीसरे दिन कविता अपनी सहेली के साथ उसके ससुराल जाती है। जैसे ही कविता राधा के घर जाती तो घर देख उसका मुंह बन जाता। तो यहाँ रहती इतनी गंदी जगह? कविता की बात सुनकर राधा ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और उसे अंदर आने के लिए कहा। अब जैसे ही कविता अंदर आई तभी उसकी सास ने उन दोनों को देख अपनी बेटी शीला और बेटे किशन से कहा, किशन, शीला देखो, घर की रौनक आ गई। इस घर की रौनक के साथ उसकी सहेली भी आई है। सुमित्रा की बात सुनकर शीला अपने हाथों में तुरंत पानी का ग्लास लिया आती है और उसे देती है, तो वहीं सुमित्रा कुर्सी पर तकिया लगाकर कविता को बैठने के लिए कहती है, बैठो बेटी, इसे तुम अपना ही घर समझो। माना ये घर छोटा है, लेकिन इस घर में तुम्हें बहुत अपनापन मिलेगा। सुमित्रा के कहने पर कविता उस कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि किशन अपने हाथों में खाने की थाल लेकर आता है, और उस थाल में थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे आइटम थे। राधा कविता के आगे एक छोटा सा टेबल लगाती है और उस टेबल पर कपड़ा बिछाकर खाने की थाल रख उसे खाने के लिए कहती है।
ये सब देख कविता कुछ नहीं कह पाती और वो जैसे ही खाना शुरू करती है तभी किशन ने कहा, आज मैं राधा के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस घर में असली खुशी जो आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि असल मायने में आज इस घर में खुशी आई है, क्योंकि राधा अक्सर आपको याद किया करती थी। इसीलिए आज जब आप यहाँ आई तो राधा और हमारे घर की खुशी आई। किशन की बात सुनकर कविता की आंखें नम हो जाती हैं और वो सभी के आगे राधा से सवाल करती है, राधा ये सब? कविता, ससुराल में इज्जत पैसे से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। मैंने घर के हर सदस्य को अपना माना, उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाई और उनके हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। बस यही वजह है कि आज मैं गरीब होकर भी अमीर हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में मुझे इज्जत और प्यार मिलता है और यही वो चीज है जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। तू बिल्कुल सही कह रही है राधा, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है और वहाँ हर चीज पैसे से होती है। शायद यही वजह है कि मैं अमीर घर में जाकर भी तेरी जितनी खुश नहीं हूँ। आज मुझे इज्जत की अहमियत समझ आ गई। कविता को अब राधा की खुशी की वजह पता चल गई थी, जिसके बाद कविता अपनी सहेली के गले लग अपने ससुराल जाती है और अब अपने ससुराल वालों के साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार करती जैसा राधा अपने परिवार के साथ व्यवहार रखती थी। और उसका इतना प्यार देख कविता के ससुराल वाले भी अब थोड़ा बहुत बदलने लगे। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अर्चना है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है।
ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है, इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता, और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती। सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे। पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है।